दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरी ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगी बाबर की और दूसरी मिल जाएगी आपकी उसके पुत्र हुमायूं की, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह की, ठीक है। ये शेर शाह आपको कई बार ऐसे भी मिल जाएगा, शेर शाह सूरी भी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ और ये सिंहासन पे कब बैठा, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन सी प्रथाएं चली, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत से बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं, जो भी पिछले एग्जाम हो गए हैं। तो मुगल साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में एग्जाम दीजिए, ठीक है, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, या फिर पीसीएस हो, या फिर आईएएस हो, यानी कि छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेर शाह सूरी का शासनकाल की बात करें, ठीक है। तो इनका 1500, ठीक है, याद रखना बहुत कम दिन का ही रहा था, ठीक है। 1540 से 1545 तक ईस्वी तक रहा था, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर इसका जन्मदिन कब हुआ था, यानी इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का जन्म इब्राहिम के पुत्र हसन के घर, ठीक है, किसके, इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में इसका जन्म हुआ था। शेर शाह का जन्म कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था। हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझेंगे और जो पॉइंट मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे। तो शेर शाह का जन्म कब हुआ था, कई बार हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, तो याद रखना 1486 में हुआ था। कई बार ये हमसे पूछा जाता है और हमें ये नहीं पता होता, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का क्या नाम था, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो इसके पिता का आप इब्राहिम के पुत्र हसन, ठीक है, क्या इसके पिता का नाम, अगर इसके पिता की नाम की बात करें तो वहाँ पे आपको हसन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके पिता हसन, ठीक है, इब्राहिम के पुत्र हसन के घर ये जन्म लिया था, ठीक है। इन्होंने कब लिया था, 1486 ईस्वी को लिया था। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो काफ़ी खास है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो है परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का, ठीक है, शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। कई बार आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसके अनुसार ये आ जाता है, ठीक है, परमात्मा, ठीक है। अब ये परमात्मा कौन थे ये हमें नहीं पता, ना ये आपको पता है, ठीक है। परमात्मा शरण का विचार के अनुसार कभी आपको अगर मिल जाए कि परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेर शाह का जन्म कब हुआ था, तो वहाँ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा 1472 ईस्वी। तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम जैसे बोल रहे हैं आप लोग ऐसे नोट करते हुए चल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आप कभी भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और आसानी से रिवीजन कर सकेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा शेर शाह का बचपन का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन में कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, सॉरी, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, ये आप लोग आगे लिख लेना। तो कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम फरीद खां था, क्या था, फरीद खां था इसके बचपन का नाम, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बचपन का नाम फरीद खां था, जो सूर वंश से संबंधित रखता था, ठीक है। किस वंश से, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का किस वंश से नाता था, तो ये सूर वंश से नाता था, इसके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको बताएंगे वैसे ही पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनके पिता हसन खां, कौन, अभी हमने आपको बताया इनके पिता कौन थे, हसन खां, ठीक है। तो इनके पिता हसन खां, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। कौन, जौनपुर राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जौनपुर में ये आता है, जौनपुर राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जौनपुर राज्य के अंतर्गत, कहाँ, सासाराम, ठीक है, याद रखना सासाराम,
सासाराम के क्या थे, इनके पिता जमींदार थे। ठीक है, तो याद रखना कई बार आपसे पूछा जाता है कि शेर शाह के पिता क्या थे, तो एक जमींदार थे। कहाँ के थे, जौनपुर के अंतर्गत। नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको सासाराम के जमींदार थे, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसे मिटाते हैं। आगे के कुछ पॉइंट हमने और कलेक्ट किए हैं, उसको आपको बताते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ना लेके इसके साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप लिखते चलेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आध दो वर्ड ऐसे हैं जो मैं नहीं लिखता हूँ उसमें सिर्फ शॉर्टकट आपको समझाने का बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, तो वर्ड आपको वो भी आप साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ जो अगला काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ऐसे बता देते हैं। फरीद ने एक शेर को, ठीक है, किसने, फरीद ने। अब ये फरीद कौन है, मैंने बताया कि शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। अब इसका शेर शाह कैसे नाम पड़ा था ये भी जान लो। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, कौन, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि उसे प्रदान कर दी। अब कई बार ऑप्शन में पूछा जाएगा कि शेर शाह की उपाधि कौन सी थी। ठीक है, लिख लेना शेर, ठीक है, शेर शाह की उपाधि, शेर शाह की उपाधि। ठीक है, इसे लिख लेना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या थी, शेर शाह की उपाधि, तो शेर खां थी। ठीक है, क्या थी, शेर खां थी, शेर शाह की उपाधि। तो आपसे उपाधि भी कई बार पूछा जाता है। और ये उपाधि इसे किसने दी थी, कई बार पूछा जाएगा शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ये दी थी, याद रखना, लिख लेना। ठीक है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी मोहम्मद बहार खां। ठीक है, याद रखना, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक है, किसने, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दी थी। तो इसे भी आप लोग नोट करते हुए चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है कि आखिर शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो शेर शाह विलग्राम युद्ध के दौरान, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया विलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ। ठीक है, शेर शाह विलग्राम युद्ध के दौरान, ठीक है, किस, विलग्राम युद्ध के दौरान। अब विलग्राम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 को। ठीक है, लिख लेना, 1540 ईस्वी को हुआ था। विलग्राम युद्ध के दौरान यानी इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन बैठा था, शेर शाह। कहाँ बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैठा था, कब बैठा था, 1540 में बैठा था। अब आ जाती है कि, ठीक है, शेर शाह की मृत्यु, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसे लिख लिया, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 की तरफ। याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी बताऊंगा याद रखना कि वो आपके लिए आगे चल के रामबाण साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला आता है शेर शाह की मृत्यु। ठीक है, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉइंट नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, शेर शाह की मृत्यु, शेर शाह की मृत्यु। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी, तो शेर शाह की मृत्यु कलिंजर, ठीक है, कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। कब हुई थी, 22 मई 1545 को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1540 से 1545 का इसका शासनकाल चला था। तो इसका 22 मई, ठीक है, कब, 22 मई 1545 को हो गई थी। कैसे हुई थी, मृत्यु के समय उसका, ठीक है, मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अज्ञान यात्र चला रहा था। ठीक है, अब कैसे हुई थी, कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में। ठीक है, कौन से, कलिंजर क्रम किले को, ठीक है, किले को जीतने के समय हुई थी। याद रखना, जीतने के समय। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, कलिंजर किले को क्रम के बाद जीतने के तहत इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कलिंजर का शासक कौन था। अब आखिर जब कलिंजर किले को जीत के समय इसकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि कलिंजर का शासक कौन था। कहाँ का, कलिंजर का शासक कौन था। ठीक है, कलिंजर का शासक कौन था। ठीक है, कौन था, कई बार आपसे प्रश्नों में ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, कीरत सिंह था। कौन था, कीरत
सिंह था, ठीक है, कीरत सिंह था कलिंजे का शासक। लिख लेना, एक पॉइंट के तहत आप लोग इसको भी लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेर शाह का मकबरा सासाराम की झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है, ठीक है। कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में क्या है? शेर शाह का मकबरा है, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लेना, सासाराम शेर शाह का मकबरा, ठीक है, शेर शाह का मकबरा, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लेना या फिर लिख लेना शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो वहाँ पे आपको सासाराम दिख जाएगा, सासाराम आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसके साथ साथ शेर शाह ने किस किस चीज़ का निर्माण कराया था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, इसे भी ले लेते हैं। इसका सारा स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं या नोट करते हुए चल सकते हैं, या फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप लोग ऐसे पढ़ के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेर शाह के द्वारा निर्माण कराए गए, ठीक है, शेर शाह ने क्या निर्माण कराया था, कई बार पेपर में पूछा जाएगा, या तो आपको निर्माण का नाम दे दिया जाएगा या फिर शेर शाह ने इस चीज़ को निर्माण कराया था ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, रोहतासगढ़ किला, ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है? रोहतासगढ़ किला, ठीक है, नंबर 1 पे आता है रोहतासगढ़ किला। नंबर 2 पे शेर शाह ने क्या क्या निर्माण करवाया, ये आप लोग ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं, रोहतासगढ़ का किला सबसे पहले। उसके बाद किला ए कहूना, ठीक है, क्या? किला ए कुहना, ठीक है, किला ए कुहना का भी निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद दिल्ली में, ठीक है, मस्जिद का निर्माण, ठीक है, दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मस्जिद का निर्माण, ठीक है, मस्जिद का निर्माण, ठीक है, किसने कराया था? शेर शाह के द्वारा निर्माण ये सब कराया गया था। तो अभी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। इसके बाद शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था, ये भी काफ़ी पॉइंट वाली बात है, ठीक है। शेर शाह का उत्तराधिकारी, शेर शाह का उत्तराधिकारी कई बार आपसे पूछा जाएगा पेपरों में, ठीक है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, ठीक है। अब इस्लाम शाह कौन था? उसका पुत्र था, ठीक है, इस्लाम शाह। कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कि शेर शाह का पुत्र कौन था, तो वहाँ भी आपको इस्लाम शाह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी आप इस्लाम शाह पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगला आता है, शेर शाह ने भूमि माप के लिए 22, ठीक है, क्या? ये एक रीति रिवाज चलवाई थी इसने, ठीक है, किसके लिए? भूमि मापन के लिए। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करते हुए चल सकते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है, ठीक है, तो अगला पॉइंट मेरा है शेर शाह ने भूमि मापन के लिए, ठीक है, याद रखना, शेर शाह ने भूमि मापन के लिए, ठीक है, भूमि मापन के लिए। कई बार आपसे पूछा जाएगा शेर शाह ने भूमि मापन के लिए कौन सी स्कीम चलवाई थी, या फिर कौन सी परंपरा चलवाई थी, या फिर कौन सी किस सिकंदरी गज का प्रयोग किया, किस गज का प्रयोग किया था। तो याद रखना, इसने सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। भूमि मापन के लिए किसका प्रयोग किया था? आपसे पूछा जाएगा प्रश्नों में शेर शाह ने भूमि मापन के लिए किसका प्रयोग किया था, तो वहाँ पे आपको नंबर 1 पे क्या मिल जाएगी? सिकंदरी, ठीक है, सिकंदरी गज, ठीक है, नंबर 1 पे आपको मिलेगा सिकंदरी गज। नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा कि शेर शाह ने भूमि मापन के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया था, सन की डंडी का प्रयोग किया था, याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेर शाह ने 178 गेंद चांदी का रुपया एवं 380 गेंद तांबे के दाम चलवाए थे, ये भी याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह ने किसके सिक्के चलवाए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 178 गेंद, ठीक है, 178 गेंद चांदी के, ठीक है, 178 गेंद चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा मिल जाएगा, शेर शाह ने क्या चलवाया था? 380 गेंद, ठीक है, 380 गेंद तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेना, 178 गेंद चांदी के सिक्के, ठीक है, हो गया। उसके बाद 380 गेंद तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1.3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूली करती थी। इसके साथ अगला पॉइंट मेरा जो बनता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। कई बार आपसे पूछा जाएगा शेर शाह ने इनमें से कौन सी प्रथा की शुरुआत की थी, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा
कबूलियत, ठीक है, कबूलियत या ठीक है पट्टा प्रथा, ठीक है। नंबर 1 पे कबूलियत मिल जाएगी आपको और नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा या तो पट्टा प्रथा। इन्हीं दोनों की शुरुआत किसने कराई थी? शेर शाह सूरी ने कराई थी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण किए गए प्रथा। नंबर 1 पे कबूलियत, नंबर 2 पे पट्टा प्रथा। तो इनमें से आप भी दोनों में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सॉरी तीसरे नहीं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया था, तो वहाँ आपको शेर शाह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो शेर शाह ने, ठीक है, किसने? शेर शाह ने पटना को, ठीक, सॉरी पटना को नहीं, पाटलिपुत्र को, ठीक है, किसे? पाटलिपुत्र को ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से, ठीक है, पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था, ठीक है, पुनः स्थापित किया था। अब ये कब किया था? कई बार पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किस सन में स्थापित किया गया था, तो ये 1541 में स्थापित किया गया था। इसे भी आप लोग नोट कर लेना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसको नोट करते हुए चल सकते हैं आप लोग, क्योंकि भविष्य में कभी भी कोई भी एग्जाम होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ग्रैंड ट्रैंक रोड, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज शायद सुन भी लोगे। ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई थी, किसने करवाई थी? शेर शाह ने। शेर शाह ने क्या करवाया था? ग्रैंड ट्रैंक, ठीक है, ग्रैंड ट्रैंक, ठीक है, ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी? इसकी मरम्मत शेर शाह सूरी ने कराई थी, मरम्मत कराई, ठीक है। तो याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी, तो वहाँ पे आपको शेर शाह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन्होंने ही कराई थी। इसके साथ साथ मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? प्रचलन किसने किया था, ठीक है, कई बार देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना, इसके आगे आपको शेर शाह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन में। वहाँ आप शेर शाह का ऑप्शन, शेर शाह के ऑप्शन पर टिक मार सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह ने किस प्रथा का प्रचलन किया था, तो वहाँ पे आपको या तो डाक प्रथा मिल जाएगी सबसे नंबर 1 पे, दूसरी बात कबूलियत मिल जाएगी, और तीसरी बात या तो आपको मिल जाएगा तो पट्टा प्रथा हो जाएगा। इन्हीं 3 प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। इसके साथ साथ शेर शाह सूरी के जब समय में लगान वसूली जाती थी, तो याद रखना 1.3, ठीक है, 1/3 वसूली जाती थी, ये लगान वसूली जाती थी। कई बार आपसे पूछा जाएगा शेर शाह सूरी के समय में, ठीक है, यानी जो फसल पैदावार होती थी उसका सरकार कितना भाग लेती थी, तो 1.3 हिस्सा का भाग लेती थी। तो इसे याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ ही शेर शाह सूरी का आज का ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने अनेकों पॉइंट कलेक्ट किए जितने हमारे एग्जाम में आने वाले पॉइंट थे। अगर आपने पिछली वीडियो यानी हुमायूं और बाबर की नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके आपको मध्यकालीन भारत के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ सारी वीडियो अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। और आपको आने वाले समय में धीरे धीरे आपका जीएस और जीके का पूरा, ठीक है, A to Z क्लियर कराना हमारा काम है। चैनल पर नए आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना हमारा काम है। यकीन मानिए, अगर आपने दिल से पढ़ा तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।